स्वागत है दोस्तों। हमारी पिछली 8 क्लासेस हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के हिस्से पर आधारित है। अब तक हमने 8 क्लासेस देखी। यदि आपने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और सारी क्लासेस आधुनिक काल के गद्य के विकास के हिस्से को कवर करती है। तो आज की क्लास आधुनिक काल के महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्यों को लेकर के हम यहाँ मौजूद हैं, जो कि LT, GIC, GDC, TGT, PGT सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी सब में आप इनसे बेहतरीन प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के विषय में। अब तक हमने प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में पढ़ा। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयाग में सन 1844 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इन्होंने अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। यहाँ से ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी प्रदीप निकालने का कारण क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए इस पत्रिका को निकालते थे। आगे वे लिखते हैं कि व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। इसके पहले हमने प्रताप नारायण मिश्र के विषय में भी जब देखा तो वहाँ पे भी शुक्ल जी ने लिखा कि विनोद प्रियता उनकी शैली थी, प्रताप नारायण मिश्र जी की। जहाँ कहीं भी अवसर मिलता वहाँ वो विनोद प्रिय ढंग से चुहल कर जाते थे। और वही बात बालकृष्ण भट्ट के विषय में भी है कि व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भरी रहती थी, वाक्य कुछ बड़े बड़े हो जाते थे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जो अंतर है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जी के विनोद प्रियता में, चुहलबाजी में, वो ये कि प्रताप नारायण मिश्र क्या करते थे कि वो हास्य विनोद भरा होता था, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते थे बालकृष्ण भट्ट जी। ये शुक्ल जी ने लिखा है। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते रहे। पूर्वी प्रयोग की बात प्रताप नारायण मिश्र में भी मिली और बालकृष्ण भट्ट में भी, क्योंकि ये दोनों, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर के थे और ये प्रयाग के थे बालकृष्ण भट्ट जी। तो ये पूरब का हिस्सा पड़ता है, तो पूर्वी बोली का जो टच है वो इनके लेखों में बराबर मिलता है। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि खड़ी बोली का पूरा पूरा आदर्श ये नहीं निभाते, पूर्वी का प्रयोग बराबर इनमें मिलता है। आगे शुक्ल जी लिख रहे हैं कि उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। अब देखिए, ये सारे कोटेशंस जो शुक्ल जी की पुस्तक से हमने यहाँ पे उद्धृत किए हुए हैं, इन्हें पढ़ने के बाद आपको बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या आगे हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में जब अभी नीचे पढ़ेंगे, तब देखिएगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि ये उस दौर के जो लेखक थे भारतेंदु मंडल के, इनकी प्रवृत्तियाँ क्या थी लेखन में, इनकी सोच क्या थी, ये किस तरह के साहित्यकार थे। तो ये एक रोचक हो जाता है अपने हिंदी साहित्य के बड़े साहित्यकारों के विषय में जानने पर। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट की शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण मिश्र के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि उनके गद्य के विषय में क्या कहा है, उनके हास्य विनोद के विषय में शुक्ल जी ने क्या कहा है, चिड़चिड़ाहट लिए रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने लिखा हुआ है कि माइकल मधुसूदन के बंग भाषा के नाटक शर्मिष्ठा और पद्मावती का हिंदी अनुवाद भट्ट जी ने निकाला। तो शर्मिष्ठा और पद्मावती किसकी रचना है? बंग भाषा में माइकल मधुसूदन की, और इसका हिंदी अनुवाद भट्ट जी ने निकाला। ये बात लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बालकृष्ण भट्ट जी के रचनाओं के विषय में वे लिखते हैं कि इनकी जो महत्वपूर्ण कुछ छोटे मोटे नाटक हैं, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक, तो ये इनके नाटक विधा की रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, उनके निबंध नहीं हैं, नाटक विधा की रचनाएं। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन नाटक। आगे देखते हैं। भट्ट जी ने सन 1886 में, सन ध्यान रखेंगे, भट्ट जी ने सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की समीक्षा सच्ची समालोचना नाम से लिखी। ये कई बार परीक्षाओं में दोहराया गया है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक की समीक्षा भट्ट जी ने
किस शीर्षक से लिखी? तो सच्ची समालोचना शीर्षक से लिखी सन 1886 में। इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आगामी जीडीसी परीक्षा, जीआईसी और एलटी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत बेहतरीन ढंग से ये आपके लिए उपयोगी होगा। जिन लोगों ने यूपी हायर के दौरान भी इन नोट्स को लिया है, वे रिटन परीक्षा के लिए इन नोट्स को बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको हर रचना पर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, उनके जो समीक्षात्मक टिप्पणियाँ हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। और दूसरा ये हमारा जो सेट है वो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 1000 प्रश्नों का संग्रह है और प्लस साथ में हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप अपने मन मुताबिक जो भी नोट्स का सेट ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत उपयोगी है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आगे क्या लिखते हैं। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते होंगे कि शुक्ल जी ने लिखा कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वे लिख रहे हैं कि समालोचना का सूत्रपात कौन कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया। ये ध्यान रखेंगे। इसे और स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने लिखा कि सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए। तो एक सम्यक, बहुत ढंग की आलोचना का जो सूत्रपात हिंदी में हुआ, उसका श्रेय किसे जाता है? भट्ट जी को और चौधरी जी को। ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के विषय में अगर हम देखें तो इनका जन्म सन 1855 में उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर में हुआ। तो मिर्ज़ापुर वाले ध्यान रखें, उनका एक बड़ा लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्ज़ापुर से ही थे। इनके विषय में देखिए शुक्ल जी जो लिखते हैं वो बहुत रोचक है। ये सारे वन लाइनर तथ्य आप तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको भारतेंदु मंडल या भारतेंदु युग के लेखकों पर लिखने में या साहित्यिक प्रवृत्तियों में लिखने पर बहुत काम आएगा। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेमघन जी की हर बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। आगे वे लिखते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। क्या थे? कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक। यानी लिखना, गद्य लिखना केवल कुछ लिख देना भर नहीं होता। वे इसे कला के रूप में देखते थे कि आप भाषा से क्या लिखवा सकते हैं, क्या अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये प्रेमघन जी में थी। जिस रईसी की बात कर रहे हैं वो उनकी इन्हीं बातों से टपकती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। तो प्रेमघन जी की भाषा कैसी होती थी? अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई। आगे भी लिखते हैं कि लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का आदर्श था। आप सभी अगर हमारी पिछली क्लासेस देखेंगे तो वहाँ देखेंगे हिंदी गद्य के विकास में इतनी मेहनत की है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, या और कई लोगों के नाम हमने पूरे उसमें बताए हैं। उन लोगों ने हिंदी को स्थापित करने में जितना परिश्रम किया वो भारतेंदु मंडल के लेखकों तक पहुंच करके एक आदर्श रूप ग्रहण कर चुका था। ये चीज़ आपको प्रेमघन जी में दिखाई पड़ जाएगी। आगे शुक्ल जी लिख रहे हैं कि इनके कुछ नाटक हैं जैसे भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य कब लिखा गया? सन 1888 में। ध्यान रखें ये प्रेमघन जी का है। एक और नाटक है इनका प्रयाग रामागमन, ये भी प्रेमघन जी का है। एक अन्य नाटक है वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा वेश्या विनोद महानाटक। ये सभी नाटक जो हैं प्रेमघन जी के हैं। उनकी पत्रिकाओं के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं कि सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी में प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी। यहाँ से एक तथ्य और आपका तैयार होता है कि आनंद कादम्बिनी किसकी पत्रिका थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका थी। ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? किस वर्ष से ये निकलना आरंभ हुई ये पत्रिका? कमेंट करके बताएं। अगली इनकी पत्रिका थी नागरी नीरद। तो दो पत्रिकाओं के संपादक थे ये, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। नागरी नीरद जो है वो साप्ताहिक थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। किसी भी पुस्तक के विषय
उसका जो विषय होता था, जो उसका विषय वस्तु होती है, उसका अच्छी तरह विवेचन करने के बाद गुण और दोष का विस्तृत निरूपण करने की चाल पहले पहल प्रेमघन जी ने ही चलाई। तो दोस्तों ये सारी बातें जब आप ध्यान रखेंगे तो उत्तर लेखन में 120 शब्दों में जो कुछ लिखना हो या 200 शब्दों में लिखना हो, ये बातें इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि इनके इर्द गिर्द आप बहुत सी बातें लिख सकते हैं, अपना उत्तर बेहतर लिख सकते हैं। तो उत्तर लेखन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो रीढ़ का काम करते हैं। आपके उत्तर लेखन में लुचुर पुचुर ढंग का कुछ न हो, इधर उधर की बातें न हो, इसलिए तथ्य उसे रीढ़ की हड्डी प्रदान करते हैं। और जो उन तथ्यों का विश्लेषण आप करते हैं, वो विश्लेषण उसकी हाड़ मांस या जो अस्थि मज्जा होती है, बाहर का सौंदर्य जिससे आता है, वो होता है। तो तथ्य सबसे पहले बेहतर ढंग से लिखें और उसका विश्लेषण अच्छे से करें, तो आपका उत्तर लेखन बेहतर हो सकता है। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी हुई होगी। बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको मिली होंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पर। आगामी अपनी सभी क्लासेस में हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे सारी बातें लेके आते रहेंगे, जिससे आपका उत्तर लेखन भी मजबूत हो और प्री परीक्षा की जो तैयारी होती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स आपके तैयार हो जाएं। ऐसे सभी तथ्य हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में, जिसमें ये यूपीएचएससी वाला जो हिस्सा है, ये महत्वपूर्ण रचनाओं पर आधारित नोट्स हैं, गद्य और काव्य रचनाओं पर आधारित नोट्स हैं। और हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आप सभी जानते हैं जिन लोगों के पास है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रचनाकार विशेष, जिसमें 40 बड़े रचनाकारों पे वन लाइनर फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं। पुरस्कारों पर भी हमने बहुत विस्तृत ढंग से सारी चीज़ें जो अब तक रचनाओं पे पुरस्कार मिले हैं उनका कलेक्शन किया हुआ है। साथ ही लगभग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप इन सभी को नोट्स को अपने पास रख सकते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।